Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Today we are going to explain poem number 6, class 12th, UP board, La Belle Damsel's Mercy, composed by John Keats. La Belle Damsel's Mercy means a lady without mercy. एक ऐसी नवयुवती जिसके अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं है. ए लेडी विदाउट मर्सी इज द मीनिंग ऑफ द पोएम, कंपोज बाय जॉन कीट्स. जॉन कीट वाज बोर्न इन 1795 and at the age of 25 years he died in 1821 due to tuberculosis. This is a long poem and this is ballad. What is ballad? Ballad is a kind of poem in which as poem go ahead a story is developed. हिंदी में कहते हैं विरह गीत, यानी बैलेड एक इस तरह की पोएम होती है जिसमें एक कहानी सुनाई जाती है. कभी कभी मोनोलॉग और कभी कभी डायलॉग होता है. तो ये पोएम एक बैलेड है और बैलेड पोएम में एक कहानी है. तो इस पोएम के द्वारा भी एक कहानी जॉन कीट्स द्वारा रखी गई है. जॉन कीट्स इज नोन एज रोमांटिक पोएम. दिस पोएम इज आल्सो ए फाइन पीस ऑफ रोमांटिसिज्म. इन दिस पोएम, in the first three stanza, a question is asked and the following stanzas are the answer of that question. John Keats was once fell in love with Fanny Brownie, a French girl. जॉन कीट्स एक फ्रेंच गर्ल थी जिसका नाम फैनी ब्राउनी थी. उस फैनी ब्राउनी के साथ उसको प्यार हो गया था. बट जॉन कीट्स वाज सीड्यूस्ड एंड रिजेक्टेड. So I think it seems that in this poem he expressed his own story, how he was rejected by a lady and how that lady was a lady without mercy, La Belle Damsel's Mercy. In this poem, Knight at Arms, John Keats himself, and a lady without mercy was his beloved Fanny Brownie, a French girl whom he loved very much. Let us start with stanza wise. Because poem is a long poem, totally 12 stanzas are there in this poem. So in this lecture we will complete 6 stanzas of starting of the poem, and later 6 stanzas of the poem will be explained in my next videos. If you like my videos, if you like my lecture, if you think these are the useful for you, please share and subscribe. Let us start La Belle Damsel's Mercy, फर्स्ट स्टेंजा. जैसा मैंने बताया कि पहले 3 स्टेंजाज में क्वेश्चंस है. तो पहले स्टेंजा को, दूसरे स्टेंजा और तीसरे स्टेंजा, इन तीनों स्टेंजाज में हम क्वेश्चन देखते हैं. पहले स्टेंजा में क्या है? ओ व्हाट कैन एल थी नाइट एट आर्म्स, अलोन एंड पेलली लोइटरिंग, द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग. क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओ व्हाट कैन एल थी. ओ व्हाट कैन और क्या, एल मीन्स पीड़ा, कष्ट, थी तुम्हें, नाइट एट आर्म्स. क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा? एक कवच पहने हुए योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है. एक कवच पहने हुए योद्धा से कोई प्रश्न पूछ रहा है कि एक कवच पहने हुए योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है. अलोन, तुम अकेले, एंड पेलली और उदास, लोइटरिंग, लोइटरिंग मीन्स होता है भटक रहे हो. वॉन्डरिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी पर्पस, बिना उद्देश्य के घूमना, धक्के खाना, भटकना. फिर से देखिए कि एक कवच पहने हुए योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम अकेले और उदास यहाँ भटक रहे हो. अब देखिए कोई कहीं घूम रहा है, कोई भटक रहा है, तो
क्वेश्चन नहीं अराइज होता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ है? यहाँ क्वेश्चन इसलिए अराइज हुआ कि लास्ट 2 लाइन बता रही हैं, लास्ट 2 लाइन में एक्सप्लेन किया गया है कि जहाँ कवच पहने हुए योद्धा घूम रहा है, भटक रहा है, उदास है, उस स्थान पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और सर्दी होने के कारण वहाँ से पक्षी भी पलायन कर चुके हैं, किसी दूसरे ऐसे स्थान पर जा चुके हैं जहाँ अपेक्षाकृत कम सर्दी है या गर्म मौसम है। वहाँ की घास भी सूख चुकी है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना कम है कि वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तो उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम क्यों यहाँ घूम रहे हो, क्यों भटक रहे हो, अकेले उदास। द सेज हैज विदर्ड, सेज ए काइंड ऑफ ग्रास, एक प्रकार का घास का पौधा, हैज विदर्ड, सूख चुकी है, फ्रॉम द लेक, कि झील में जमी हुई घास भी, झील में उगी हुई घास भी अधिक सर्दी के कारण सूख चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई पक्षी यहाँ नहीं चहचहा रहा। इसका मतलब कि पक्षी भी यहाँ से बहुत कम टेम्परेचर होने के कारण, अत्यधिक सर्दी होने के कारण जा चुके। अत्यधिक सर्दी होने के कारण लेक में उगी हुई घास भी सूख चुकी है। यहाँ इतनी सर्दी पड़ रही है, लेकिन तुम्हें नाइट एट आर्म्स, ए कवच पहने हुए योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम अकेले और उदास यहाँ भटकते फिर रहे हो। एक बार फिर से देखें फर्स्ट स्टेंजा को। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ए कवच पहने हुए योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है कि तुम यहाँ अकेले और उदास भटक रहे हो। अत्यधिक सर्दी होने के कारण झील में उगी हुई घास भी सूख चुकी है और कोई भी पक्षी नहीं चहचहा रहा है, यानी सभी पक्षी इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। लेकिन तुम, प्रश्न किया जा रहा है कि नाइट एट आर्म्स, ए कवच पहने हुए योद्धा, तुम क्यों यहाँ उदास और अकेले भटक रहे हो। आई थिंक फर्स्ट स्टेंजा thoroughly explained and you better understand. Let us see second stanza. मैंने बताया था पहले 3 स्टेंजा में क्वेश्चन अराइज है, तो फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है उसको। ओ व्हाट कैन एल थी नाइट एट आर्म्स, सो हैगार्ड एंड सो वो बिगोन, द स्क्वेल्स ग्रैंडी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन। फिर से प्रश्न किया जा रहा है, ओ व्हाट कैन एल थी नाइट एट आर्म्स, अरे कवच पहने हुए योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। सो हैगार्ड एंड सो वो बिगोन, सो हैगार्ड, तुम बहुत उदास, एंड सो वो बिगिन, बहुत चिंतित दिखाई देते हो। ए कवच पहने हुए योद्धा, तुम्हें क्या पीड़ा है। ए कवच पहने हुए योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम बहुत उदास और बहुत चिंतित दिखाई देते हो। द स्क्वेल्स ग्रैंडी इज फुल, स्क्वेल माने गिलहरी ने, ग्रैंडी मीन्स अपना अनाज का कोठा, इज फुल भर लिया है। गिलहरी ने भी अपने अनाज के कोठे को भर लिया है क्योंकि जब विंटर आती है अनाज नहीं मिलता, और स्क्वेल जो होती है, जो गिलहरी होती है, उसकी आदत होती है कि वो उस समय के लिए जब अनाज नहीं उपलब्ध होता अपने स्टॉक को पूरा कर लेती है, भंडार भर लेती है, ताकि उसको इजीली अवेलेबल हो सके उस समय, जिस समय वो बर्फ़ पड़ेगी। और हेयर एंड देयर विल बी आइस एंड आइस, देयर विल बी नो ग्रेनरी फॉर स्क्वेल। सो गिलहरी को भी पता है, उसने भी अपने अनाज के भंडार को भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट इज डन, और फसल भी काटी जा चुकी है, पक चुकी है, कटी जा चुकी है। क्यों? क्योंकि फसल भी सर्दी के आने से पहले पहले कट करके तैयार हो चुकी होती है। सर्दी आने के बाद बर्फ़ में फसल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए तुम्हें क्या कष्ट है, सारे काम हो चुके हैं, तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो, तुम इतने चिंतित और इतने उदास दिखाई देते हो। फिर से देखें, ओ व्हाट कैन एल थी नाइट एट आर्म्स, सो हैगार्ड एंड सो वो बिगन, अरे कवच पहने हुए योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम इतने चिंतित और इतने उदास दिखाई देते हो। द स्क्वेल्स ग्रैंडी इज फुल, गिलहरी ने अपने अनाज के भंडार को भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट इज डन, और फसल भी पक चुकी है, काटी जा चुकी है। लेकिन तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम यहाँ अकेले उदास और चिंतित भटक रहे हो। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्वेश्चन किया गया, फिर सेकंड स्टेंजा में क्वेश्चन किया गया, थर्ड स्टेंजा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद के जो स्टेंजा आ जाएंगे उन स्टेंजाज में नाइट एट आर्म्स आंसर देगा इन क्वेश्चंस का। थर्ड स्टेंजा देखते हैं, थर्ड स्टेंजा में क्या है। आई सी ए लिली ऑन थाई ब्रो विद एंग्विश्ड बोइस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन थाई चीक्स एंड फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू। क्या कहा, आई सी ए लिली। देखिए पहले क्वेश्चन, पहले स्टेंजा में क्वेश्चन, दूसरे स्टेंजा में क्वेश्चन, और तीसरे स्टेंजा में जो नाइट एट आर्म्स है उसको डिस्क्राइब किया गया है। थोड़ी सी उसकी स्थिति को बताया गया, थोड़ी सी उसकी कंडीशन को बताया गया कि उसकी दशा कैसी हो रखी है। क्या कहा, आई सी ए लिली ऑन थाई ब्रो, आई सी
मुझे दिखती है। ए लिली, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। लिली मीन्स होता है कुमुदनी का पुष्प, वाइट कलर का। आई सी ए लिली ऑन थाई ब्रो, थाई माने तुम्हारे, ब्रो माने मस्तक, यानी तुम्हारा जो माथा है मुझे कुमुदनी के पुष्प की तरह सफ़ेद दिखाई देता है। इट मीन्स तुम्हारे माथे पे कोई लालिमा मुझे नज़र नहीं आ रही है। तुम्हारा मस्तक जैसे रक्तहीन हो जाता है उस तरह से तुम्हारा माथा सफ़ेद हो रखा है, जैसे कुमुदनी का पुष्प हो जाता है। विद एंग्विश्ड मोस्ट एंड फीवर ड्यू, और तुम्हारे माथे पे एंग्विश्ड, चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। मोइस्ट, नमी दिखाई देती है। एंड फीवर ड्यू, और जैसे बुखार आने के बाद माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, उस तरह से मुझे तुम्हारा माथा दिखाई देता है। क्या कहता है कि तुम्हारा माथा मुझे कुमुदनी के पुष्प की तरह सफ़ेद दिखाई देता है, तुम्हारे माथे पर मुझे चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं, और तुम्हारा मस्तक, उस पर पसीने की बूंदें इस तरह से आई हुई हैं जैसे किसी बुखार से पीड़ित व्यक्ति के मस्तक पर, माथे पर पसीने की बूंदें होती हैं। एंड ऑन थाई चीक्स ए फेडिंग रोज़, फिर से आपका मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि चीक्स की कंपैरिजन किससे की है? रोज़ से। और मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों की कंपैरिजन की जाती है, और कंपैरिजन करने के लिए लाइक, सो एज, लाइक एज आदि वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता, तो मेटाफर फिगर स्पीच। यहाँ लिली की कंपैरिजन ब्रो से की थी, और कंपैरिजन करने के लिए वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज़ नहीं किए थे, तो यहाँ भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच था। इसमें फिर से मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है, चूँकि रोज़ की कंपैरिजन चीक से की है। एंड ऑन थाई चीक्स ए फेडिंग रोज़, और क्या कहता है कि जो तुम्हारे गाल हैं वो फेडिंग रोज़ की तरह से दिखाई देते हैं, मुरझाए हुए गुलाब के फूलों की तरह से दिखाई देते हैं। फास्ट विदर्ड टू, जिनकी लालिमा तेज़ी से सूख रही होती है, उड़ रही होती है। तुम्हारे गाल मुझे उन मुरझाए हुए, सूखे हुए गुलाब के फूलों की तरह से दिखाई देते हैं जिनकी लालिमा तेज़ी से उड़ रही है। तुम्हें क्या कष्ट है? तुम्हारा मस्तक कुमुदनी की पुष्प की तरह सफ़ेद दिखाई दे रहा है, तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें हैं, और पसीने की बूंदें इस प्रकार से आई हुई हैं जैसे बुखार से पीड़ित व्यक्ति के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। तुम्हारे गाल उन मुरझाए हुए गुलाबों की तरह से दिखाई देते हैं जिनकी लालिमा बहुत तेज़ी से गायब हो रही है, लुप्त हो रही है। तुम्हें क्या कष्ट है योद्धा? है कवच पहने हुए, तुम्हें क्या कष्ट है? अब इन 3 स्टैंजाज में क्वेश्चन अराइज कर दिया गया है, और इसके बाद के जो स्टैंजाज होंगे 9 स्टैंजाज, उन 9 स्टैंजाज में नाइट एट आर्म्स अपना आंसर देता है कि वो यहाँ क्यों है, क्या उसके साथ घटना घटी है। लेट अस सी स्टैंजा 4। लेट अस सी 4th स्टैंजा ऑफ द पोएम। जैसे मैंने कहा था पहले 3 स्टैंजाज में क्वेश्चन अराइज हुआ है, अब उन क्वेश्चंस के आंसर। नाइट एट आर्म से क्वेश्चन किया गया था, तुम्हें क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है, तुम क्यों भटक रहे हो, तुम उदास दिखाई देते हो, तुम चिंतित दिखाई देते हो, तुम्हारा जो फोरहेड है वो लिली के जैसा दिखाई दे रहा है, तुम्हारे जो चीक्स हैं वो फेडिंग रोज की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो व्हाट वाज द रीज़न? इन दीज स्टैंजाज नाइट एट आर्म्स एक्सप्लेन व्हाई ही वाज देयर। क्या कहता है? नाइट एट आर्म्स अब रिप्लाई देता है, रेस्पॉन्स देता है। 4th स्टैंजा से शुरू होता है और वो 12th स्टैंजा तक चलेगा। आई मेट ए लेडी इन द मीड्स, फुल ब्यूटीफुल, ए फेरीज चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट, एंड हर आइज वर वाइल्ड। क्या कहता है नाइट एट आर्म्स? आई मेट ए लेडी, कि मुझे एक युवती मिली, इन द मीड्स, मीड्स मीन्स होता है घास का मैदान, मीडो जिससे बना है चरागाह, घास के मैदान में मुझे एक नवयुवती मिलती है। कौन रिप्लाई कर रहा है, कौन आंसर दे रहा है? नाइट एट आर्म्स, जिससे पहले 3 स्टैंजा में क्वेश्चन किए गए थे कि तुम यहाँ क्यों लॉइटरिंग कर रहे हो, क्यों भटक रहे हो। तो वो रिप्लाई करता है, वो आंसर देता है कि मुझे घास के मैदान में एक नवयुवती मिलती है, फुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी वो। जो नवयुवती नाइट एट आर्म्स को घास के मैदान में मिली वो बहुत सुंदर थी। क्या कहता है? ए फेरीज चाइल्ड, वो इतनी अधिक सुंदर थी जैसे कि मानो कि वो परी की बच्ची हो। फेरीज चाइल्ड, जैसे कि परी की बच्ची हो। तो मुझे घास के मैदान में एक नवयुवती मिलती है जो बहुत सुंदर थी, जो इतनी सुंदर थी ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वो
परी की बच्ची हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, डिस्क्राइब करता है उसके बाल लंबे थे, उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है नाइट एट आर्म्स। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। एंड हर फुट वाज लाइट, फुट वाज लाइट मीन्स उसकी चाल, उसका चलने का अंदाज मनमोहक था, आकर्षक था। मुझे घास के मैदान में एक नवयुवती मिलती है, बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी मानो कि वो परी की बच्ची हो। उसके बाल लंबे थे और उसकी जो चाल थी वो आकर्षक थी, मनमोहक थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, एंड हर आइज, और उसकी जो आँखें थी, वर वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स जंगली होता है, लेकिन यहाँ वाइल्ड मीन्स प्रेम से भरी हुई, प्रेम से परिपूर्ण। उसकी आंखें प्रेम से भरी हुई थी। तो नाइट एट आर्म्स अपना रीजन बताता है वहाँ भटकने का। कहता है मुझे घास के मैदान में एक नवयुवती मिलती है जो बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है मानो कि परी की बच्ची हो। उसके बाल लंबे और उसकी चाल आकर्षक थी, और उसकी जो आंखें थी वो प्रेम से परिपूर्ण थी, उसकी आंखें प्रेम से भरी हुई थी। इट मीन्स नाइट एट आर्म्स was impressed towards the lady. Let us see fifth stanza. Fifth stanza में क्या बताता है? Fifth stanza में बताता है किस तरह से पोएट का या नाइट एट आर्म्स का रेस्पॉन्स उस लेडी की तरफ था। क्या कहता है? आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड। आई मेड मैंने बनाया, ए गार्लैंड, गार्लैंड मैंने तो फूलों का हार, फॉर हर हेड उसके सिर के लिए। मैंने एक फूलों का हार उसके सिर के लिए, जैसे सिर में वो लगा देते ना, गजरा बोलते हैं जिसको, तो मैंने उसके सिर के लिए एक फूलों का हार बनाया, मैंने उसके सिर के लिए एक फूलों से गजरा बनाया। एंड ब्रेसलेट टू, ब्रेसलेट होते हैं हाथों में पहनने वाले कंगन, हाथों में पहनने के लिए फूलों से उसके कंगन बनाए। एंड फ्रेग्रेंट जोन, एक इस स्थान पर जो कमरबंद कहते हैं जिसको, फ्रेग्रेंट जोन, तगड़ी कहते हैं, और पहनने के लिए उसकी फ्रेग्रेंट जोन बनाई, कमरबंद या तगड़ी उसके लिए बनाई। तो क्या कहता है पोएट नाइट एट आर्म्स के द्वारा, या खुद अपन जॉन कीट्स क्या कहता है? आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए फूलों का हार बनाया, हाथों के लिए बाजूबंद या कंगन बनाए। एंड फ्रेग्रेंट जोन, उसके लिए फूलों से तगड़ी बनाई। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, एज शी डिड लव। अब ध्यान दें, शी डिड लव अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस के कभी भी डिड का प्रयोग नहीं होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन शी डिड और फर्स्ट फॉर्म जब इस तरह की स्ट्रक्चर होती है तो तब होती है जब सेंटेंस में एम्फासिस किया जाता है। और हिंदी में तो या भी जिन सेंटेंसेस में आता है तब हम इस तरह की स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो भी मुझे प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, एंड मेड स्वीट मोन, स्वीट मोन का मतलब आहा भरना, प्रेम से आहा भरना, मोन मीन्स आहा भरना। और उसने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो कि वह भी मुझे प्यार करती हो, और उसने प्रेम की आहा भरी। इट मीन्स इन दिस स्टैंजा poet expressed his conditions that he was totally impressed towards that lady. उस जो उसको चरागाह में लड़की मिली थी, घास के मैदान में लड़की मिली थी जो बहुत सुंदर थी, पोएट उसके प्रति पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाता है। उसके लिए फूलों का हार बनाता है, सिर पे पहनने के लिए, हाथ में पहनने के लिए बाजूबंद बनाता है, और कमर में पहनने के लिए कमरबंद बनाता है फूलों से। वो महिला भी उसकी तरफ ऐसे देखती मानो जैसे वो उसको प्यार करती हो, और प्रेम की उसने आहा भरी। अब इम्प्रेस्ड होने के बाद नेक्स्ट स्टेंजा में क्या होता है, पोएट डिस्क्राइब करता है। क्या कहता है? आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, नवयुवती मिली, यहाँ दोनों का रेस्पॉन्स आया। अब यहाँ आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, आई सेट हर मैंने उसे बैठा लिया, ऑन माई पेसिंग, पेसिंग मीन्स होता है वॉकिंग स्लोली, रनिंग स्लोली, स्टीड मीन्स होता है घोड़ा, हॉर्स, कि मैंने धीमी गति से दौड़ते हुए अपने घोड़े पर उसको बैठा लिया। किसको? उस लड़की को जो उसे घास के मैदान में मिली थी।
तो मैंने उस युवती को अपने धीमी गति से, पेसिंग, रनिंग स्लोली, अपनी धीमी गति से दौड़ते हुए घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और क्या कहता है, और फिर मैंने पूरे दिन कुछ नहीं किया। नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं किया। मैंने उस नवयुवती को अपने धीमी गति से दौड़ते हुए घोड़े पर बैठा लिया और इसके बाद मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं किया। फॉर माने क्योंकि, साइड लॉन्ग वुड सी बैंड, क्योंकि एक तरफ को वो इस तरह से बैंड झुकी हुई थी। एंड सिंग ए फेयरी सॉन्ग, क्योंकि वो एक अंदाज में, एक अवस्था में, साइड लॉन्ग एक तरफ को झुकी हुई थी, एक अंदाज में खड़ी हुई थी, एक मुद्रा में खड़ी हुई थी, और उस मुद्रा में खड़ी होकर के वो परियों का सा गीत गा रही थी। ऐसा गीत गा रही थी जैसा गीत परियां गाती हैं। इसलिए नाइट एट आर्म्स कहता है कि मैंने उस दिन इसके अलावा और कुछ कार्य नहीं किया, पूरे दिन उसकी तरफ देखता रहा, उसके गीत को सुनता रहा। तो अब इन 3 स्टैंजाज में जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किए, जॉन कीट्स डिस्क्राइब करता है कि वो यहाँ क्यों है, आंसर देता है क्वेश्चन का कि उसको एक लेडी मिलती है और उसके प्रेम के वशीभूत हो जाता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और आकर्षित होकर के वो उसे अपने घोड़े पर बैठा लेता है। वो एक तरफ को झुकी हुई होती है, परियों के जैसा गीत गा रही होती है, और फिर वो नाइट एट आर्म्स कुछ नहीं करता, बस केवल और केवल उस नवयुवती को गाते हुए देखता रहता है। तो आपके सामने 6 स्टैंजास आज मैंने इस पोएम के रखे। नेक्स्ट 6 स्टैंजास इससे नेक्स्ट लेक्चर में आप एक्सप्लेन करूँगा मैं। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे, ये पोएम 12th के साथ साथ CCS यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन लेवल पर भी है। ला बेल डैम सेंस मर्सी, ए लेडी विदाउट मर्सी, बिना दया की नवयुवती। तो मेरा लेक्चर यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।